बदलते मौसम के साथ बीमारियों ने भी पैर पसारना शुरू कर दिया है। बदलते मौसम का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पे पड़ता है और बाल रोग विशेषज्ञ से खास बातचीत की हमारे संवाददाता डॉक्टर शाहिद अली ने। इसके कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, आज हमने इनवाइट किया है शाहबाद के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिक परवेज जी को, जो शाहबाद में ही अपना क्लिनिक चलाते हैं और शाहबाद नगर के बहुत ही फेमस बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर शालिक परवेज से, जो आपको बताएंगे आपके बच्चों में होने वाली बीमारी और उसके बचाव के बारे में। शालिक परवेज साहब, आपका आई न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी जो आपने हमारे न्यूज़ चैनल के लिए टाइम निकाला है, उसका हमारा न्यूज़ चैनल बहुत शुक्रगुजार है। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आजकल गोरखपुर में, पूर्वांचल में इन जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी का बहुत प्रकोप है। तो सर, ये जापानी इंसेफेलाइटिस क्या होता है और इसका बचाव सर क्या है? शाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके और आपके चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया आपका स्वागत आपके यहाँ कार्यक्रम वाले मंच पे आने का, जिसके ज़रिए मैं यहाँ पे लोगों को कुछ बीमारियों को लेकर जागरूक कर सकूँ। जैसा कि आपने सवाल पूछा जापानी इंसेफेलाइटिस को लेके। इंसेफेलाइटिस दरअसल एक तरीके का दिमागी बुखार है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी हिस्सों में पाया जाता है। ये एक मच्छर जनित रोग है। मच्छर के काटने से इसका वायरस शरीर में फैलता है और फैलने के बाद ये दिमाग तक पहुंच जाता है। दिमाग तक पहुंच के बच्चे को तेज़ बुखार, दौरा आना, बेहोशी होना और कभी कभी बच्चे इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि उनकी जान बच नहीं पाती। आमतौर पे ये बीमारी इतनी ख़तरनाक है कि 70 से 80% बच्चे बच नहीं पाते इसको लेके। तो इससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा, जब बीमारी इतनी ख़तरनाक है तो आपको सबसे पहले तो सोचना है कि इलाज ना हो, उससे पहले हम इसको बचा लें। बचाने के लिए मेन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है साफ़ सफाई। साफ़ सफाई के साथ में अगर रहेगी तो मच्छर वहाँ पर पनपेंगे नहीं, पानी को कहीं इकट्ठा नहीं होने देना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, कुछ आप मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब मच्छर के काटने से ये वायरस फैल जाता है तो उसके बाद ये बहुत तेज़ी के साथ एंट्री करता है। आमतौर पे ये माना जाता है कि ये वायरस या बीमारी पूर्वोत्तर के राज्यों में ही होती है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में ही होती है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और यहाँ हमारे शाहबाद और हरदोई के आसपास में के एरिया में भी ये बीमारी पाई जाती है। इससे बचने के लिए सरकार एक प्रोग्राम चला रही है जापानी इंसेफेलाइटिस कैंपेन के लिए। इसमें टीके भी लगते हैं। टीके के लिए बच्चे को, अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है तो 9 महीने और 15 महीने पे आपको 2 बार टीका लगवाना है, और बच्चा अगर आपका 1 साल से बड़ा है तो आपको सिंगल एक टीके की ज़रूरत है। 90 से 95% तक आपके बच्चे का बचाव जापानी इंसेफेलाइटिस से इसी से हो जाएगा। इसके अलावा आप मच्छर और गंदगी से बचे रहें, बस। गर्मी के मौसम में कई प्रकार के बुखार जो है होना शुरू हो जाते हैं बच्चों को। तो सर, ये कौन कौन से बुखार होते हैं और इनसे बचाव क्या होता है? देखिए, गर्मी के टाइम में होने वाले ज़्यादातर बुखार मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, इसके अलावा कुछ पेशाबी इन्फेक्शन या वायरल फीवर टाइप के भी होते हैं। आमतौर पे हम लोग ये कहते हैं कि वायरल फीवर सबसे आसान फीवर है, लेकिन ये भी एक भ्रांति है। वायरल फीवर आसान भी होता है, जबकि एक डेंगू भी एक वायरल फीवर है और चिकनगुनिया भी एक वायरल फीवर है। तो वायरल फीवर को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। बुखार में आप शुरुआत कर सकते हैं कि पैरासीटामॉल या कोई भी घर पे गीले कपड़े से पुछाई करके शुरुआत करें। बुखार को कभी हल्के में न लें, अपनी जो भी नज़दीकी चिकित्सक हैं उनसे सलाह दें। इसमें टाइफाइड जो बुखार है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये आमतौर पे ओरोफिकल रूट होता है। मेन उसका मतलब होता है ओरोफिकल का कि ये हमारे मुंह के थ्रू पहुंचता है। मुंह के थ्रू पहुंचने के लिए, रोकने के लिए आपको ज़रूरी है कि अपने हाथों की अच्छे से सफाई रखें। जो भी सब्ज़ी या फल खाएँ उसको अच्छे से धो के खाएँ, और 5 दिन से बुखार अगर ज़्यादा बनता है तो नज़दीकी चिकित्सक से सलाह लेके इसकी जाँचें करवाएँ। दूसरा बुखार आ रहा है मलेरिया का। मलेरिया के बुखार से बचने का आपको सभी को पता है कि मलेरिया से बचने के लिए सिर्फ मच्छरों से बचना ही काफ़ी है। इसका भी वही इलाज है जैसे आप जो इंसेफेलाइटिस से बचने के लिए तरीके होते हैं कि पानी को रोकें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, बच्चों में टीके लगवाने की शुरुआत कब से करनी चाहिए और किस उम्र तक टीके लग सकते हैं बच्चों को? देखिए, बच्चों में टीके की शुरुआत जो होती है वो जन्म से ही हो जाती है। आमतौर पे टीबी से बचाने वाला जो टीका होता है BCG का,
बच्चे को माँ से इसकी जो है लाभ मिलता नहीं है। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है और अगर कोई भी टीबी का मरीज़ बच्चे के मुंह पे खांस दे या छींक दे तो उसको फ़ौरन ये परेशानी हो सकती है। इसलिए बीसीजी का टीका जन्म से ही लग जाना चाहिए। उसके बाद 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे बच्चों को डीपीटी के 3 टीके, उसके बाद 9 महीने पे खसरे का टीका, और इसके अलावा बच्चे को डीपीटी के टीके फिर 1.5 साल पे फिर लगते हैं, और 5 साल पे डीटी का टीका, 10 साल पे टीटी का टीका, इवन 15 साल तक आप टीके लगवा सकते हैं। क्योंकि अब कुछ अलग कैंपेन चल रहा है, जैसे जापानी एन्केफेलाइटिस या दिमागी बुखार का टीका जो सरकार लगवा रही है, वो 1 साल से लेके कुछ महीने, जहाँ पे तो 9 महीने पे है, 9 महीने से लेके आप 15 साल तक लगवा सकते हो। इसके अलावा पोलियो के टीके लगते हैं। हालांकि पोलियो के टीके से अब सरकार ने ओरल वैक्सीन को इंजेक्टेबल में कन्वर्ट कर दिया है, उससे कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। तो वो आमतौर पे माना जाता है कि पोलियो की खुराक जो रहेगी वो बच्चे को 1.5 महीने से लेकर 5 साल तक देनी है। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग, मोस्टली मुस्लिम समुदाय में मैंने देखा है कि जब वो पोलियो का ड्रॉप पिलाने लोग जाते हैं तो उनको ये एक भ्रांतियाँ हैं उनके बीच में कि जैसे अगर हम बच्चे को पोलियो ड्रॉप पिला देंगे तो उनका बच्चा इम्पोर्टेंसी का शिकार हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, ये ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि पोलियो के टीके से कोई नुकसान नहीं होता है। अपने बच्चों को पोलियो की जितनी भी खुराकें हैं वो ज़रूर पिलवाएं। सरकार हमारे लिए इतनी कोशिश कर रही है तो कम से कम हमें जागरूक होना है। और मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मुस्लिम समुदाय में पढ़े लिखे लोग हैं वो आसपास के अपने जितने भी ऐसे लगते हैं कि जो नासमझ हैं, इससे परेशान होते हैं, उनको समझाएं कि ये बच्चे के फ़ायदे के लिए है, ना कि किसी नुकसान के लिए। अगर सरकार कोशिश कर रही है इतनी ज़्यादा तो हमको भी इसी में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती। माँ को जो है बच्चा पैदा होने के बाद कितने टाइम के बाद दूध पिलाना चाहिए और कितनी उम्र हो जाए बच्चे की तब तक पिलाना चाहिए? देखिए, बच्चा पैदा होने के फ़ौरन बाद माना ये जाता है कि अगर बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो बच्चे को आधे घंटे के अंदर छाती से लगा दें, और बच्चा अगर ऑपरेशन के बाद डिलीवरी हुई है तो 4 घंटे के बाद। आमतौर पे ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि शुरू में माँ का दूध कम होता है, लेकिन माँ का जो शुरू में 3 दिन का दूध होता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको, वो बहुत ही लाभदायक होता है और इस बच्चे के लिए वो काफ़ी है, भले ही वो थोड़ा सा ही हो। तो माँ का दूध उसी दौरान शुरू कर देना चाहिए और कम से कम 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ देना नहीं चाहिए, क्योंकि कई तरीके की बीमारी से बचाता है और बच्चे के विकास में रोधक होता है। रही बात मैक्सिमम टाइम जो ब्रेस्ट फीडिंग का होता है वो 2 साल होता है, एक्सटेंडेड ब्रेस्ट फीडिंग। 2 साल के बाद जहाँ तक अगर ज़रूरत पड़े तो ही पिलाएं, वरना बच्चे को फिर आप माँ के दूध से हटवा सकते हैं। धीरे धीरे इसको बीन आप करने को शुरू करें, लेकिन शुरू के 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, और 6 महीने से शुरुआत करते करते 2 साल तक आप बच्चे को वहाँ से बीन आप करते हैं। कि बच्चों के पीछे सिर में एक थैली टाइप की नज़र आती है जिनसे उनका सिर बड़ा सा नज़र आता है, तो सर ये क्या चीज़ होती है और सर क्या ये ठीक होने की संभावना रहती है क्या? देखिए, ये फैली होती है, ये सिर के पीछे भी होती है और कभी कभी बच्चों की पीठ पर भी होती है। ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं, बच्चे के जब बनना शुरू होता है उसी दौरान ये डिफेक्ट हो जाता है। क्योंकि पैदा होने के बाद ये पता चलता है तो इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो इसको सर्जरी करने के बाद में बच्चों में रिस्क बहुत होते हैं, बच्चों के अपंग होने के। तो इससे बचाव बहुत आसान है। इससे बचाव के लिए सरकार आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट माओं को निःशुल्क बांटती है। दिल में छेद हो जाता है, तो सर ये छेद होना क्या होता है, सर ये क्या बीमारी होती है और सर क्या इसका इलाज कोई संभव है या नहीं संभव है? देखिए शायद भाई, इसमें जो बच्चों के दिल में छेद होते हैं ज़रूरी नहीं कि वो छेद भी हों। कुछ जगह पे तो छेद होता है और कुछ जगह पे ऐसा होता है कि बल्ब सिर्फ छोटा हो जाता है, उस वजह से दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ के आती है। इसकी शुरुआत होती है जब बच्चे का दिल बनना शुरू होता है। इसकी रोकथाम तो इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये जब बच्चा बन रहा होता है तो उस टाइम ही हो जाती है। हाँ, लेकिन पैदा होने के बाद में शुरू में कुछ बच्चों में तो शुरू में पता चलता है, कुछ को 4 से 6 हफ्ते के बाद पता चलता है, तो बच्चे के दिल की धड़कन थोड़ी तेज़ लगती है या सांस बढ़ती हुई। आमतौर पे 50 से 70% केस ये अपने आप ही ठीक हो जाते हैं समय बीतते बीतते। बच्चा जब 8, 10, 12 साल का होता है या तो छेद बड़ा हो जाता है या छेद अपने आप भर जाता है। लेकिन जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशन लेने का मतलब होता है कि बच्चे की ज़रा भी सांस चलती दिखाई दे या बच्चे की लगे कि बच्चा नीला पड़ रहा है तो फ़ौरन अपने जो नज़दीकी डॉक्टर हैं उनसे मिलें, क्योंकि इनमें इको की जांच होती है आगे और उसकी सही लोकेशन पता चलती है। इलाज के तौर पे इसमें कुछ तो दवाओं का रोल होता है और कभी कभी बहुत ही रेयर केस होते हैं तो उसमें ऑपरेशन करते हैं। लेकिन आमतौर पे बताया जैसे कि 50 से 70% केस ये बिना दवा के ही ठीक हो जाते हैं। बस आपको शुरुआती लक्षण जो दिल फेल होने की तरफ ले जाते हैं, जैसे तेज़ सांस का चलना, बच्चे का नीला पड़ना
ज़्यादा घर घर की आवाज़ आना, उस समय आएगा आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना है, उसको सॉर्ट आउट करवा लेना है। जो में डायरिया का बहुत प्रकोप चल रहा है, सर इसके क्या कारण है, इसके बचाव क्या है सर? देखिए, डायरिया जो होता है वो भी दो तरीके से हो सकता है, वायरस से भी और कभी कभी बैक्टीरिया से भी। जो बैक्टीरिया से होने वाला डायरिया होता है वो आमतौर पे जल्दी ठीक हो जाता है, कुछ कम समय लेता है। वायरस से होने वाला डायरिया जो होता है वो कभी कभी 5 से 7 दिन ले लेता है। तो डायरिया से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो है कि हम अपनी साफ़ सफाई रखें, खासतौर पे हाथों की सफाई। क्योंकि छोटे बच्चे, उनमें तो हाथों की सफाई का कोई रोल है नहीं, तो उनको ये है कि उनको अगर दूध भी दें या कुछ खाने के लिए भी दें तो उसमें उनकी हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। इसके अलावा सरकार की तरफ से डायरिया होने के तरफ बाद में सरकार की तरफ से फ्री में ORS और जिंक के पैकेट बांटे जाते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेन डायरिया होने के बाद में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरिया अपना समय तो पूरा करता है, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो। उसमें मेन जो ज़रूरत है वो ये है कि शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी है। पानी की कमी से बचने का यही है कि अगर आपके पास ORS की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप दाल का पानी पिला सकते हैं, चावल की मांड पिला सकते हैं, कुछ नहीं मिलता तो घर पे ही नमक और चीनी का घोल बना के पिला सकते हैं। कुछ भ्रांति है इसको लेके कि जैसे ही डायरिया होगा तो आपको दूध बंद कर देना है। तो इस भ्रांति के बारे में मैं कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि माँ का दूध किसी भी हालत में बंद नहीं करना है। जब बच्चा ऊपर का दूध ले रहा होगा तो उसको बंद करना है, क्योंकि उसमें लैक्टोज शुगर होती है, बच्चे कभी कभी उसे पचा नहीं पाते और ऊपर का दूध बनाने में कभी कभी ऐसा होता है कि हम हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते, उसके ज़रिए कुछ गंदगी, कुछ वायरस, बैक्टीरिया और पहुँच जाते हैं। अगर हम सीधे से हाथ धोते रहेंगे, छोटे बच्चों को दूध कंटिन्यू रखेंगे, ख़ास तौर पे माँ का दूध, ऊपर का दूध तो बिल्कुल बंद ही कर देना है। और डायरिया होने के बाद में बच्चों को जिंक और ORS देते रहेंगे तो हम यहाँ उसको घर पर ही ट्रीट कर सकते हैं। हाँ, ये लगता है कि बच्चा आपका सुस्त हो रहा है, आँखें गड्ढे में धंस रही हैं या पेशाब करना बंद कर रहा है, तो आपके जो नज़दीकी चिकित्सक हैं, नज़दीकी डॉक्टर हैं, उनसे मिलना होगा। माँ बाप जो हैं बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उस समय अमूमन परेशान हो जाते हैं, आपके पास आते होंगे, शिकायत करते होंगे कि डॉक्टर साहब बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो उनको डायरिया हो गया या बुखार आ गया, तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भी एक भ्रांति है कि बच्चे को दांत निकलेंगे तो उसको बुखार आएगा या दांत निकलेंगे तो उसको डायरिया होगा। आमतौर पे दांत निकलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया के साथ साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बच्चा जब दांत निकलते हैं तो बच्चा हर चीज़ को उठा के मुंह में रखने की कोशिश करता है। मुंह में उठाने की वजह से जहाँ जो भी गंदगी की चीज़ें हैं वो भी उसके पेट में चली जाती हैं, वो हाथ में लगती हैं, उसके बाद में ओरोफिकल रूट से उसके मुंह पे या कहीं पर भी अगर शरीर के बाकी हिस्सों में शरीर के अंदर पहुँचती हैं तो उसी वजह से डायरिया या दूसरी बीमारियाँ शुरू होती हैं। हाँ, कभी कभी कुछ बच्चों में होती है, टीथिंग प्रॉब्लम की वजह से मसूड़ों में फूलन या कभी कभी दर्द की शिकायत हो सकती है, तो वो एक तो मतलब बहुत ही कम बच्चों में होती है, उसमें तो अपने डॉक्टर को दिखा के आप बच्चों को दर्द की कोई भी दवा दिखा सकते हैं। लेकिन आमतौर पे दांत निकलने का और बच्चों को डायरिया होने का और बुखार आने का आपस में कोई रोल नहीं है।